सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज चीन के दौरे पर गए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक बार फिर करप्शन के खिलाफ चीन के तजर्बे से फ़ायदा उठाने के लिए बहुत ही बेकरारी का इजहार किया। अल्फाज सुनिए। अल्फाज ये थे कि चीन ने करप्शन पर 400 वुज़रा को जेल भेजा। काश मैं 500 अफराद को जेल भेज सकूं। इस पर मैं इसके सिवा और क्या कहूं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। करप्शन के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान के खुलूस नीयत पर कोई शक नहीं, लेकिन अहम नुक्ता यह है कि कब तक हम करप्शन के खात्मे के लिए गैर मुल्की मॉडल अपनाने के ख्वाब देखते रहेंगे। चंद दिन पहले चेयरमैन नैब सऊदी मॉडल की बात कर रहे थे। सवाल यह है कि चीन या सऊदी मॉडल ही क्यों, पाकिस्तानी मॉडल क्यों नहीं? चीन में करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए अलग इदारा है जिस पर हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं, लेकिन हमारे यहां क्या है? करप्शन के इल्जामी आफ्ता वज़ीर आज़म से मुलाकात करते हैं तो नैब को बड़े मगरमच्छों के खिलाफ पीछे हटने का ऐलान करना पड़ता है। अगर हालात यही रहने हैं तो फिर चाहे आप चीनी नुस्खा आजमाएं या सऊदी, करप्शन का नासूर खत्म होने का नहीं। वज़ीर आज़म को चीन में जेल भेजे गए 400 वुज़रा की तादाद तो मालूम है, लेकिन करप्शन पर अपने वुज़रा के खिलाफ क्या करना है इसका पता नहीं। नेक्टा में तैनाती की मिसाल सामने है और आज तो पेशावर हाईकोर्ट भी सरापा सवाल थी कि पेशावर BRT मंसूबे के नाम पर क्या हो रहा है। रिमार्क्स ये थे कि क्या यह मंसूबा इसी सदी में मुकम्मल हो जाएगा? क्या हम इसे देख पाएंगे? क्या यह नाअहली, गफलत या करप्शन नहीं? इसका हिसाब कौन लेगा? इसी पर हम सबसे पहले बात करेंगे। असद खरल साहब मेरे साथ हैं और आज जो ये कहानी लेकर आए हैं वो सुनकर आपको लगेगा सिंध और पंजाब में कोई फ़र्क नहीं। कम से कम करप्शन की हद तक बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, बड़ी बड़ी करप्शन सामने आ रही है। बाबर डोगर साहब भी मेरे साथ हैं और इस हवाले से उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आज क्या हम डेवलपमेंट्स क्या हैं, क्या बयानात सामने आए हैं वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से, देखिए। जी असद खरल साहब, आपने करप्शन की कई दास्तानें बताई, कई कहानियां आपके सामने हैं, सबूत आपने देखे, केसेस आप लेकर गए, कभी नैब में, कभी सुप्रीम कोर्ट, हर जगह। तो आप ये बताएं कि क्या मसला है? इमरान खान साहब सही कह रहे हैं उनके पास ताकत नहीं है, उनके बस में ही नहीं है कि 500 लोगों को पकड़कर वो किसी तरह से सजा दे सकें। और क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है 13 महीने हो गए हैं इस हुकूमत को, ये इसीलिए डिलीवर नहीं कर पा रही, इसलिए मुल्क के मसाइल हल नहीं कर पा रही कि 500 लोग हैं पाकिस्तान में कि जिनकी वजह से सारा मुल्क तबाह हो रहा है और उनको अगर जेल में डाल दिया जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि चीन के हवाले से तो ये हवाले से कह रहे हैं कि जी 13 लाख लोगों को 2012 से सदर शी जिनपिंग ने सजाएं दी हैं, तो ये कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो 70 करोड़ लोग चीन ने इसी वजह से गुर्बत से निकाल दिए हैं, ये वाहिद नुस्खा है। और इमरान खान साहब को अपने क्यों नहीं नजर आते करप्ट लोग? हज़ारों ख्वाहिशें कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। 500 तो बड़ी दूर की बात है। 5 जो बंदे हैं ना इमरान खान, क्या उनको अंदर कर सकते हैं? सिर्फ जो 5 उनके पास जो लोग मिले थे ना ताजर, उसमें सिर्फ 5 बंदों को आप 5 दिन जेल रख लें तो पाकिस्तान के कम अज़ कम आधे कर्जे ज़रूर उतर सकते हैं, जिनको इमरान खान साहब भी मिल रहे हैं, आर्मी चीफ भी मिल रहे हैं और चेयरमैन नैब का भी जारी बात है। उसके बाद एक जो SOPs आ गए और जिस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, यानी जो मनी लॉन्डर अरबों रुपए के जो सऊदी मॉडल चाहते हैं कि मैं 3 अब मामला ये है नहीं, वो एक ताजर ने सवाल किया तो उसको उन्होंने जवाब दिया था। मामला ये है उसामा साहब, ये एक बदकिस्मती है जो इमरान खान साहब जो बातें करते हैं ना, उसकी एक वजह है। क्या नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा नहीं? क्या नैब वज़ीर आज़म को जवाबदेह है? नहीं है। FI उनका इदारा है और उसका भी आपने हाल देख लिया कि जज वीडियो स्कैंडल के अंदर 3 मरकजी किरदारों को किस तरह बेगुनाह कर दिया। एक जज और जज साहिबा शाइस्ता कुंडी साहिबा को खत लिखने पड़े DG FIA को, इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस को जो एडमिनिस्ट्रेटिव उनके हेड है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को, लॉ जस्टिस को, कि ये क्या तमाशा है। आपने जो नासिर जंजुआ उनको FIA हेडक्वार्टर के अंदर मेहमान बना के रखा। महर जुलानी और खुरम यूसुफ को जिस तरह मरकजी किरदार थे, जज और 3 लोगों को कन्फ्रंट नहीं कराया गया और FIA लिख के ले गए कि जनाब इनको हमने बेगुनाह कर दिया है, हमने बेगुनाह कर दिया है। जज साहबा ने कहा आपने बेगुनाह जजा सजा का भी आपने फैसले करने शुरू कर दिए। उन्होंने उठा के फाइल मारी, वो किसी और
और जज के पास लेके जाके उन्हें अपना काम सीधा कर लिया। जज साहिबा खत लिख रही हैं सर्विंग, सुन ले नहीं ये बात मामला ये है मुझे कि इमरान खान साहब आज एक आइडियल सिचुएशन है। सामा साहब ये बात आपको कह रहे हैं मेरे पास इख्तियार ही नहीं है। सुन ले नैब के चेयरमैन कह रहे हैं मेरे पास इख्तियार नहीं है, सारे बेइख्तियारी का रोना रो रहे हैं। अगर नैब के चेयरमैन ने इमरान खान की छोटा सा सवाल है आपके नाज़रीन और डॉक्टर साहब से, नैब इंडिपेंडेंट नहीं है कि अगर वो टैक्स चोरों को नहीं पकड़ सकता, वो कह रहे हैं जी मैंने खुद अभी सवाल मेरा छोटा सुन ले, मुझे ये बताएं क्या ये तस्वर भी हो सकता था कि मुल्क के 2 साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और शाहिद खान अब्बासी जेल की सलाखों के पीछे हो? ये कभी तस्वर भी हो सकता था कि अपोजिशन लीडर एक साबिक और एक वजीर आला, एक अपोजिशन लीडर साबिक कौमी असेंबली का जेल में हो, एक यानी नैब की हिरासत में हो, एक मौजूदा अपोजिशन लीडर जेल जाने के लिए नैब के पास जाने के लिए दोबारा तैयार हो। 2 वजीर आला, एक केपीके का मौजूदा जो वजीर दफा है, साबिक वजीर आला सिंध के मौजूदा वजीर आला, स्पीकर सिंध असेंबली अंदर है, ये सारे नैब के रडार पे आ रहे हैं। अगर आज नवाज शरीफ की हुकूमत होती, आज सरदारी की हुकूमत होती, आज सुन ले एक मिनट, अगली 6 महीने से ये सुन रहा हूं कि वो रडार में आ रहे हैं। मामला क्या है? मामला रिकवरी का डॉक्टर साहब, जो मेरा और आपका कौम का सवाल है। खैरल साहब दोबारा आते हैं, लोगों साहब सुन ले एक सेकंड, लूटा हुआ एक पैसा वापस आया सर, दोबारा आते हैं सामा साहब। जी बताएं देखें सर, ये खैरल साहब को आपने बारी देनी सारी, बिल्कुल सर, सारी दुनिया में जो अदारे हैं, जो अकाउंटेबिलिटी के अदारे हैं, वो इंडिपेंडेंट है। किसी दुनिया में किसी प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार नहीं कि वो 500 बंदों को पकड़े और जेल में डाल दे। नैब इंडिपेंडेंट है पाकिस्तान में सर? अगर इंडिपेंडेंट होती तो फिर सारे करप्ट जेल में होते, सारे करप्ट नैब की कस्टडी में होते, अपोजिशन ना होती सिर्फ। अच्छा, एक चीज तो क्लियर है, खान साहब जो बात कर रहे हैं कि 500 बंदे मैं मिनिस्टर जेल में डाल दूं तो फिर तो उनकी पंजाब की गवर्नमेंट भी गिर जाएगी, फेडरल गवर्नमेंट भी गिर जाएगी और केपीके की भी गवर्नमेंट गिर जाएगी अगर उन्हें 500 मिनिस्टर जेल में डाल दिए। सर निकाल देना, जेल में नहीं डाल सकते तो करप्ट एलीट की बात की है, 500 मिनिस्टर नहीं, सियासी इख्तियार यानी रूलिंग। अच्छा, उनके रूलिंग एलीट भी करे तो फेडरल गवर्नमेंट भी जाती है, पंजाब गवर्नमेंट भी जाती है और केपीके गवर्नमेंट भी जाती है। भी उसमें है ना, जो असल जो कि आपको पता ही है सर। चले पहले अकाउंटिंग ऑफिसर तो वो होते हैं ना सर। खैरल साहब सियासतदान जो उनके साथ अलायंस में है, पंजाब में जो अलायंस में है, फेडरल गवर्नमेंट में जो अलायंस में है, आज आप मिनिस्टर्स के नाम तो ले लें, आप पंजाब गवर्नमेंट का मिनिस्टर्स के नाम तो ले लें, कौन बचा जो नैब में नहीं जाता? ये गलत बात, सारे नैब की जिद में है। नैब में अलीम खान गए, ठीक है, किसी ने उनको नहीं ये कि कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, वो खुद छूटे हैं वहां से नैब से। चौधरी परवेज इलाही, शुजात हुसैन, इनके खिलाफ आप देख रहे हैं रेफरेंस, या मुनस्सिर इलाही, तो क्या हुआ? दबाव नहीं डाल, सर वो नैब है ना, फिर नैब का वो शहबाज शरीफ अपोजिशन वाले बाहर नहीं आ गए, वो शहबाज शरीफ नहीं बेल पे हैं, उसमें आप हुकूमत को कैसे दोष देंगे? क्या किया उसमें? आप फरियाद दाल पर से प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हो गया। मुझे एक बात बता दें जरदारी साहब, एक मिनट मैं आपसे सवाल पूछता हूं। जी बाबा साहब, अपोजिशन के कितने लोग नैब के अंदर जेल में हैं और हुकूमत के कितने? मैं उसका जवाब दे देता हूं आपको। मुझे ये बताया पीटीआई की हुकूमत वफाक में कब आई? अभी आई है ना। मैं मिनिस्टर के नाम बताता हूं जो पिछली गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, जो हर गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं। इमरान खान साहब की पूरी कैबिनेट खाली हो जाती है। एक बंदे का नाम बता रहे जिसको नैब ने क्लीन चिट दिया, एक बंदे का नाम बता दे। पकड़ा किसको है सर? ये उसका नाम बता दे। कोई ना, एक साल हो गया, एक साल हो गया, नैब ने वो केस छोड़ दिया। एक मिनट, एक साल सुबह से स्टार्ट हो जाए सर, एक साल हो गया, बीआरटी का कोई बंदा अरेस्ट नहीं हुआ, केपीके से कोई अरेस्ट नहीं हुआ, फेडरल कैबिनेट से कोई अरेस्ट नहीं हुआ, पंजाब से 2 बंदे जो अरेस्ट हुए हैं उनकी जो स्टोरी है वो आप भी जानते हैं कि उस्मान बुज़दार को किनसे बचाना था, सारी कहानी आपको पता है। अगर इसको गिरफ्तार कर ले फिर मैं अगली आपको बात बता देता हूँ। अगर 2-3 हफ्ते से आपकी बात है, एक मिनट मैं खैरल साहब की बताऊं क्या होती है। रिडार पर आ रहे हैं, कर लेंगे, और भाई जो है उनकी बात करें, जो कर लेंगे पता नहीं कब करेंगे, अगले 25 साल में करेंगे। जो जेल में नैब से बात करें, चेयरमैन नवाज शरीफ साहब की रिकवरी हुई, तब उन्होंने खुद कहा, नवाज चेयरमैन नैब ने भी यही सवाल उठाया है। उनका सिस्टम ऐसा नहीं है, यहाँ बातचीत नहीं है। और यार रिकवरी के लिए की जो बंदा खुद कहता है कि मैं गवर्नमेंट के बंदे अरेस्ट करूं तो वो गवर्नमेंट गिर जाएगी, चले जाए, अब उसकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है यार? अल रहमत ट्रस्ट जो बैरिया टाउन के वहां बोर्ड लगे हुए बाहर, वो इत्तेफाक फाउंड्री की जमीन है।
4 अरब रुपया वहां पे दिया। मुझे एक बात है, सरकारी लोग आपको बीआरटी नजर आती है, आपको मालूम जब नजर आता है, वहां पे तो ये कहते हैं जी परेल खटक साहब ने कहा कि मैं इनोसेंट हूं और सारे मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम इनोसेंट हैं। अच्छा, वो उनकी स्टेटमेंट ही ठीक है। मेरा एक सवाल आप दोनों, मैं जवाब देना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब। चलिए आप जवाब भी दीजिएगा। मेरा आप दोनों से सवाल है, पहले खरल साहब आप मुख्तसर, क्योंकि अगली खबर बहुत ही अहम है। देखिए साहब, मैं एक चीज बताऊं, खान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं। रियासत मदीना की बुनियाद और असास जो थी वो अदल पर थी। अदल ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो उसका भी हाथ कटेगा, उसको भी सजा मिलेगी। ऐसे ही और ये नहीं था कि सिर्फ दुश्मनों को पकड़ के और मुखालफों को पकड़ के अंदर ही डाले जाओ। रियासत मदीना की बुनियाद है अदल, अपने घर से स्टार्ट करो। घर में भी चोर है तो उसको भी रेस्ट कर लो। सर यहाँ पर तो नैब जो है उसने तो टारगेट कर लिया, सारी अपोजिशन अंदर तो नहीं हुई है और मेरा जो मिनिस्टर है वो दंडाते। अच्छा, फिर दूसरी बात करप्शन जो है, अगर अदल हो, अगर जो नैब अकाउंटेबिलिटी जो है क्रॉस दी बोर्ड होती, तो फिर किसी की जरूरत नहीं होती करप्शन की। ये करप्शन का रेट डबल ना हो जाता। अच्छा, मुझे खरल साहब आप एक बात बताएं कि क्या सिर्फ यही मसला है जो इमरान खान मेरे पास ताकत हो, मैं 500 बंदे जो हैं वो अंदर कर दूं, या चाइना की मिसाल दी 2012 से अब तक 13 लाख मुख्तलिफ सतह पर वो हुकूमत में होंगे, ताजिर होंगे, दीगर लोग होंगे। 400 तो उन्होंने मिनिस्टर को कहा कि चीन में उनको सजाएं दी गई। अगर ये कर देंगे तो जिस तरह 70 करोड़ लोग उन्होंने निकाल दिए गुर्बत से 30 साल में, तो पाकिस्तान में हो जाएगा करप्शन पर ये 500 बंदा अंदर कर दे। देखिए तो सारी 500 रेल पे हो जाएगी, यहाँ पर दूध की नहरें होंगी। 50 करप्ट बड़े चोर, बड़े मगरमच्छ, जिसमें से 10-15 तो अंदर हैं। जहांगीर इतने अरेस्ट होंगे, 10-15 मुझे एक बात है, जहांगीर इतने अरेस्ट होंगे, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हैं, वो गवर्नमेंट चला रहे हैं सारी, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो खान साहब को डायरेक्टर बनाया। मैंने सबसे पहले खबर छापी डॉक्टर साहब, मैं तो खुद कह रहा हूं कि जहांगीर तरीन ने अगर इनसाइड ट्रेनिंग की है, एसएसबी में उन्होंने एडमिट भी किया, पैसे भी जमा कराए। उनको तो 300 अरब रुपए का, उनको तो 300 अरब रुपए का ज़राई पैकेज दे दिया है। आपके साथ आप क्यों नहीं जाते केस लेके? मैं लेके जाऊंगा, यही अब मौका रह गया, पीछे यही अब नौबत रह गई। अच्छा सुन लें, उसामा साहब मुझे ये बता दें, 50 बड़े जो चोर हैं उनको में से आपने 10-12 पकड़ लिए, बड़े बड़े साबक 2 प्राइम मिनिस्टर भी हैं। एक बात मुझे क्लियर कर दे, जहांगीर तरीन पर जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया, ये सब चीजें वहां डिस्कस नहीं हुई थी? मैं कहता वो माने, उन्होंने इतराफ किया, सुप्रीम कोर्ट ने साबित हुई, खत्म बात। एसएसबी के खिलाफ प्रोसीडिंग के क्रिमिनल, आप कहते हैं फांसी चढ़ा दे, ये तो मामला पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट में जब सारे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए। जब क्रिमिनल वो उन्होंने किया है, पैसे जमा कराए हैं, इट मींस जुर्म किया है। तो नैब जहांगीर के बारे में जब नैब में जब सुप्रीम कोर्ट में केस जा रहा था ना, तो उस वक्त खान साहब से सवाल किया गया, तो खान साहब ने कहा जी जहांगीर 3 को मैंने चेक किया, वो बिल्कुल आमदन से ज्यादा सरसों का केस मोटरसाइकिल पे घूमता था, आज वो अरब खरबपति कैसे बन गया? सर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा एक चीज वहां पर गई नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट तो प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो नहीं है ना, तो सर यही तो मसला है सुप्रीम कोर्ट। यही तो मसला है। अगली खबर पर जाना है मुझे, अगली खबर पर जाना है, सिर्फ एक जुमले में जवाब दें। क्या यही नुस्खा कीमिया है? मसला सिर्फ ये है उसामा साहब, ये अरबों रुपए की रिकवरी कब होगी इन लोगों से? हमारे टैक्स के पैसे लग रहे हैं, इनके जेलों में एसी की फैसिलिटीज है। अच्छा कैसे? मुझे ये बताएं, इनके साथ मोटरगेट जाते हैं, सिक्योरिटी के ऊपर पैसे खर्च हो रहे हैं, इनकी पेशियों के ऊपर करोड़ों रुपए पुलिस के खर्च होते हैं। सर ब्रेक आ जाएगी, अगली खबर पर जाना। उल्टा अदारों को बाख्तियार बनाया जाए और अकाउंटेबिलिटी क्रॉस दी बोर्ड की जाए, और नैब जो उसकी आंखों में पट्टी हो, ताकि वो ये ना दे सके कि ये अपोजिशन पीपल्स पार्टी नून लीग बनने देगी। हर वो बंदा उनको तो ये नैब बुरा लग रहा है, वो जेल में जाए। सर उनको तो ये नैब बुरा लग रहा है, अपना चेयरमैन लगाया हुआ बुरा लग रहा है, उनका इतराज बिल्कुल वैलिड है। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है हमारे तो बंदे पकड़ लिए। सर जाने देना, बाबर साहब कमर जमान का भी हमने दौर देखा है, तब कुछ था ही नहीं। कितने सिंदूर अंदर थे, कितने प्रिंसिपल सेक्रेटरी अंदर थे, कितने सेक्रेटरी अंदर थे, कितने डीजी अंदर थे, कितने 21 ग्रेड का बंदा, 22 ग्रेड का बंदा, स्पीकर, कौमी असेंबली, एक बंदा बता दे मौजूदा कौन सा गया है? इतना बड़ा पोर्टफोलियो पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक अंदर दिखा दे। इसी पे प्रोग्राम नहीं करना। एक और बड़ी खबर जो है, मौलाना फजलुर रहमान साहब वो पीछे नहीं हट रहे और वो कहते हैं जी हर सूरत 27 अक्टूबर को हमने पूरे पाकिस्तान को, उनका बयान यह है कि मैदान जंग बना देंगे। और वज़ीर दाखिला का बयान सामने आ गया है, वो तो कह रहे हैं कि हिदायत किसी वक्त भी आ सकती है और उनको नहीं लगता कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। उन्होंने कहा यह सब कुछ बिला जवाज़ है और वो हिदायत समझते हैं कि आ जाएगी मौलाना साहब को।
दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहने कि किसी भी सूरत खैबर पख्तूनख्वा से तो जा ही नहीं सकते मौलाना साहब, वो इधर से निकल कर दिखाएं या यहाँ पर कोई एहतजाज करके दिखाएं। खरल साहब, आपको क्या लगता है क्या होगा? देखिए, दो इसमें चीज़ें हैं। एक तो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो मैं बता दूं कि नैब ने जाना था उनके घर तलाशी लेने, फिर मेरा ख्याल सवालनामा तैयार कर रहा है, वो तलाशी वाला मामला तो कल भी हमने बता दिया था, वो तो हो गया मामला मौखर। अच्छा, दूसरी बात जो है आपने मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से जो एजाज शाह साहब की बात की, एजाज शाह साहब ने जो बात की है, कल मैंने यही प्रोग्राम में बात की, मैंने कहा शायद वो जाए ना, आपने शायद उस पर जी बिल्कुल आपने लाइट बात की थी। नहीं, आज वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि वो शायद जाए ना, और जो उन्होंने मिसाल पंजाबी की दी है, जो बोला उन्होंने फ़िक्रा, मतलब पंजाबी में आम लोग तो समझते हैं कि यानी इसका मतलब भी होता है ये कि यानी 100 को दरिया उनका और सुथर मोड़े थे, यानी पंजाबी में इसको जो एक उर्फ़ आम एक मिसाल है, हर आल समझता है, यानी 100 किलोमीटर या मील जो है दरिया भी है, और आपने शलवार उतार के कंधे पे रख ली है, जो ये कह रहे थे। यानी उन्होंने मिसाल जो कि दी है उसका उर्दू में मैं बता रहा हूँ, ये एक उर्फ़ आम एक मिसाल है। मतलब ये है कि 27 अक्टूबर तो अभी बहुत दूर है, तो आपने पहले जनाब कह दिया मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और फिर अगली बात जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बात की है उनका, अगर तो आप नमूसे रसालत की बात करते हैं तो जितने बड़े फोरम पे उन्होंने खड़े होकर कलमा तैयबा पढ़ के, वो तो पूरी दुनिया में उन्होंने जो डंका इस्लाम के हवाले से जो बात उन्होंने बिकी है, और इस्लाम की जो नाम या उसका मैसेज जिस तरीके से उन्होंने क्लैरिटी के साथ वहां पेश किया है, मेरा ख्याल है वो मौलाना फजल रहमान साहब तो आज तक नहीं कर सके, या इस तरह के उलमा। उसके बाद दूसरी उन्होंने बात की है कि जिस तरीके से KPK से ये निकल के दिखाएं, हम देखेंगे कैसे ये निकलते हैं। अब यही वजह है, कभी वो कराची से निकलने की बात करते हैं, घोटकी से आगे वाया, ठीक है ना, वो इखलाकी हिमायत, आप समझ आ रही है ना, पंजाब से भी नहीं निकल रहा है क्योंकि हुकूमत है पीटी। इशू ये नहीं है, मुझे सिर्फ ये बात है कि मौलाना फजल रहमान साहब बता सिर्फ ये दें, क्योंकि ना वो पीपल्स पार्टी को ये बता रहे हैं, क्लैरिटी कर रहे हैं, ना वो नून लीग को बता रहे हैं, ना कौम को बता रहे हैं कि चंदे की पर्चियों के अलावा, और वो आपस में आनियाँ जानियाँ उनकी देख रहे हैं, करना क्या चाहते हैं। इमरान खान का बड़ा वाज़ेह स्टांस है जो वज़ीर आला KPK ने कहा है ना, 4 हलकों के खुलवाने की बात की। डॉक्टर साहब आप जरा बात सुन ले थोड़ी, वो तो कह रहे हैं आप बात करें, जरूर करें, थोड़ी सी मेरी बात में 4 हलकों की बात की, हर फोरम पे इमरान खान गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, उन्होंने धरना। दूसरी बात उन्होंने की जो पनामा केस के हवाले से, ये 2 इश्यूज थे और फिर पहले साल नहीं चल पड़े थे। मामला ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ये बता दें कि वो उनका जो धरना या आज़ादी मार्च है या जो लॉकडाउन है उसका एजेंडा क्या है, किस बंदे ने उनको मैंडेट दिया है। कश्मीर के अंदर मुसलमान वहां पर जिस तरीके से 60-70 दिन से वो कैद हैं, ना पानी मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, ना उनको वहां पे बिजली है, वहां पे उनकी सॉलिडारिटी के लिए धरना आप दें तो हमें खुशी हो कि चले पिछले भी आपके गुनाह माफ करते हैं कि कश्मीर कमेटी के हवाले से आपने कुछ नहीं किया। बिल्कुल ये तो बस आज ये तो एक इंटरनेशनल कूते जो पाकिस्तान खिलाफ है, यानी पाकिस्तान के अंदर लॉलेसनेस पैदा करना, अटेंशन डाइवर्ट करना, कश्मीर का मसला भूल के हम मौलाना फजल रहमान को संभालें या इंडिया मुल्क दुश्मन जो हमारा है या कश्मीरियों की हम मदद करें। यानी ये जो नया क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इंडिया कहता है जी हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, वहां से धमकियां आती है मौलाना, वो तो नहीं करेंगे, हमें अंदरूनी दुश्मनों से खौफ है, बैरूनी दुश्मनों से कोई खौफ नहीं है। अच्छा बाबर डोगर साहब, क्या यही वजह है कि मौलाना साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आपकी नजर में क्या है? चंदा इकट्ठा नहीं हो पा रहा, 2 बड़ी पार्टीज जो हैं वो साथ नहीं आ रही, क्योंकि मौलाना साहब तो 3% होगा पूरे पार्लियामेंट का, आप यूँ समझ लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा उतने वोट होंगे, तो 3% के साथ वो क्या कर दें। फिर ये नामूस रिसालत वाला मामला जो है इसको भी जवाब वो नहीं बना पा रहे, इसलिए पार्टी साथ नहीं आ रही। कश्मीर का मामला आप देख लें, वो भी सवाल होते हैं कि आपने फिर क्या किया था। जाली पार्लियामेंट की बात करते हैं तो फिर उसमें बैठे क्यों हैं, उनके बेटे क्यों हैं, फिर इसी पार्लियामेंट से सदर क्यों बनना चाहते थे। और गवर्नेंस की अगर बात कर लें कि जी इस हुकूमत कर कुछ नहीं रही, तो फिर सिंध हुकूमत पर पहले उनको वार करना चाहिए, वहाँ पर उधर तो माशाल्लाह इससे भी बहुत ही आगे काम है। तो आपके ख्याल से सबसे बड़ा मसला क्या है मौलाना का, नाकामी सबसे बड़ी अब तक क्या है? उसामा साहब, मौलाना का मसला जो है वो है ज़ाती मसला है कि खान साहब जो है उनको वो बर्दाश्त नहीं कर रहे। जिस तरह से ताबड़तोड़ उन पर हमले होते रहे हैं, ये उन्होंने अपनी ज़ाती ईगो का मसला बना लिया है और वो ये चाहते हैं कि बस मैं इस्लामाबाद जाऊँ, मैं धरना दूँ और ये गवर्नमेंट टूट जाए। इसके बाद पीपल पार्टी और नीली बार बार पूछें कि धरने के बाद क्या होगा, धरना देंगे तो मुतालबात क्या होंगे, अगर गवर्नमेंट टूट जाती तो फिर क्या होगा। तो उस पर मौलाना को भी नहीं पता कि क्या होगा, बस वो एक ही चीज़ चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट किस तरीके से चली जाए, टूट जाए, ख़त्म हो जाए और दोबारा इलेक्शन हो जाए। जहाँ तक ये पार्टी और नून लीग की बात है, उसामा साहब वो ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं।
दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो मौलाना को वैल्यूएट कर रही हैं। वो आखिरी दिन तक मौलाना को ना हाँ करेंगी ना करेंगी, चुप करके देखती रहेंगी कि मौलाना करते क्या हैं। अगर तो मौलाना किसी तरीके से इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं और धरना देने में कामयाब हो जाते हैं तो ये पार्टियां दोनों उनके साथ होंगी, वहाँ पर मौजूद होंगी। अच्छा। और अगर मौलाना नहीं पहुँच पाते और पता चलता है कि मौलाना साहब को वो गिद्दड़ कूट पड़ गई और मौलाना साहब बेचारे जो हैं वो खुद भी बंद हो गए और धरना शरना मार्च उड़ गया, तो फिर ये पार्टियां जो हैं ये पतली गली से निकल जाएंगी। तो मैदान जंग जो पाकिस्तान के अंदर वो बनाना चाह रहे हैं, उसमें ये उनके साथ नहीं होंगी। देखिए सिंध गवर्नमेंट ने उन्होंने कहा जी कि हम जो है मौलाना के साथ, सिंध के अंदर मौलाना के साथ मार्च में उनका साथ देंगे। आगे धरने की जब बात आती तो वो कहते हैं कि जी इस पर हमने भी फैसला नहीं किया। PMLN जो है वो भी यही कह रही कि जी अभी हमने फैसला नहीं किया, अभी हम फैसला कर रहे हैं, देख रहे हैं। कभी परवेज रशीद कहते हैं धरना देंगे, कभी वो एकदम कहते हैं कि नहीं धरने में हम नहीं आएंगे, हम मार्च में शिरकत करेंगे। फिर मार्च में कैसे करेंगे उसका भी वो अभी कोई लाहे अमल तैयार नहीं कर रहे। उस पर भी मौलाना को उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी, हामी नहीं दी। वो सिर्फ इंतजार करेंगे, वो मौलाना को इसी तरह से लटकाए रखेंगे। वो मौलाना को, मौलाना की देख रहे हैं, मौलाना को गेज कर रहे हैं। साफी डेविड रोज भी इंतजार कर रहा है, शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे जाना था, इन्होंने ब्रेक के बाद उसामा साहब इन्होंने जाना था, वकीलों की टीमें तैयार हो रही थी, वो टीमें जा रही थी, टीमें आ रही थी, आनिया जानियां हम देख रहे। वो उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उन्होंने कहा यार कैसे बंदे हो, ओ भाई आओ करो दावा। शहबाज शरीफ साहब आपको पहले भी 97 में 93 में उस वक्त भी आपको मेडिकल पे आप बाहर आए थे जब नेशनल बैंक के कर्जे में आप पकड़े गए आपके में, और जब आपको बंद किया गया था। वो तो डोगर साहब ने सही बताया कि ऑटो सिस्टम है, जब वो नया बुलाता है या धरने में जाना तो ऑटो पे लग जाती है, वो कमर दर्द शुरू हो जाती है। वैसे आप अभी आप उन्हें बता दें, अभी मुझे बताएं, आपने शहजाद अकबर के खिलाफ जाना था, आपने साफी डेविड रोज के खिलाफ जाना था, आपने बड़े बयान दागे, आपने बड़े दावे किए। तो अभी तो अब बाहर हैं, आजाद हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि भाई आज अखियां उड़ीक दियां कहते पंजाबी च। शहबाज शरीफ साहब आप तो खुद भी आजाद हैं, बाबू डोगर साहब से बात करेंगे। एसेट रिकवरी लंदन में उनकी तहकीकात कर रहा है। चले ब्रेक के बाद बात करते हैं। बाबू डोगर साहब से पूछेंगे क्या माजरा है। उन्होंने तो कहा था मैं जा रहा हूँ और कानूनी चाराजोई करूंगा, आज तक शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं गए और वो साफ़ी उनका इंतज़ार कर रहा है। ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है, वो बड़ी बेइज्जती की बात है कि वो साफ़ी कह रहा हूँ आए जी आए मेरे खिलाफ केस करें। उसने कहा था ज़लज़ला ज़दगान के पैसे खा गए। ब्रेक के बाद इस पर तफसील से बात। अब पता चला। अब पता चला। ब्रेक से पहले एक बहुत अहम खबर थी जिस पर असद खलील साहब ने भी बात की। बाबा डोगर साहब, ये क्या आपको कोई वजह समझ आई है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मैं सियासत छोड़ दूंगा, ये जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि फलाही कामों के लिए जो रकम दानिये से आई थी उसमें खुर्दबूद की गई, और इस पर डेविड रोज़ साफ़ी ने खबर दी थी डेली मेल में, और उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इतना बड़ा इल्ज़ाम, एक धिले की हमने इस तरह की बात नहीं की, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, और मैं जा रहा हूँ इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करूँगा। बरतानिया में वहाँ कानून बड़े सख्त हैं, लेकिन वो तो कह रहा है, मतलब वो तो बड़ी बेइज्जती कर रहा है, बड़ी बदनामी हो, वो वहाँ से लिख रहा है कि शहबाज शरीफ साहब मैं मुंतज़िर हूँ मेरे खिलाफ केस करें। क्यों नहीं कर रहे शहबाज शरीफ साहब? उसामा साहब, डेविड रोड की जो स्टोरी थी अगर वो पढ़ें तो उसमें पूरे उन्होंने डॉट से डॉट मिलाए हैं। एक एक इशू पर उसने बड़ी डिटेल के साथ बड़ी डिटेल्ड स्टोरी थी कि किस तरह से नवीद इकराम जो कि एरा में एक एम्प्लॉय था, मुलाजिम था, अकाउंट्स ग्रुप का वो बंदा था, किस तरह से 1.5 मिलियन पाउंड जो था उसको उसने गबन किया। उसमें से 1 मिलियन पाउंड जो था वो शहबाज शरीफ साहब के जो दामाद हैं अली इमरान उनको दे दिया गया। उसके बाद वो फिर पंजाब में आ गया। पंजाब में जिस तरह से ये MM आलम रोड पर जो प्लाजा ख़रीदा गया वो भी उसी पैसे से था, और उसके पैसे को किस तरह से जस्टिफाई किया गया। उसके बाद उस स्टोरी का दूसरा हिस्सा जो था वो शहबाज शरीफ साहब के साथ रेलेवेंट था कि डिफेट के ज़रिए से जो पैसा आ रहा था वो पंजाब गवर्नमेंट के ऐसे गरीब लोग जो देहाती इलाकों में गरीब ख़वातीन हैं, गरीब घराने हैं, उनकी एड और असिस्टेंस के लिए था कि उनको पर हर महीने शायद 10,000 रुपया मिलना था, जो कि कागज़ों में दिया गया। उसने रैंडमली चेक किया कि कागज़ों में जिन फैमिलीज़ को जिक्र किया गया था, जिन कुछ ख़वातीन का जिक्र किया गया था जिनको ये पैसे दिए जाने थे, उनका कोई वजूद ही नहीं था। उसको जो कि रिकॉर्ड अवेलेबल था उस सारे को चेक किया गया। उसके बाद
ये जो सारा पैसा डेफिड का एक तरफ आ रहा था, दूसरी तरफ लंदन में इन्होंने एक ऐसे ग्रुप की जो थी वो सपोर्ट ली जो लंदन से पाकिस्तानी जो वहाँ पर रहते हैं उनके पैसे यहाँ पर पाकिस्तान में भेजते थे। वहाँ पर जो फ्रॉड किया गया वो इस तरह से किया गया कि उसने अपनी बुक को भी साथ साथ मेंटेन किया, कागज़ों में वो जो लोगों को पैसे भेज रहा था वो शहबाज शरीफ साहब को मिलते रहे और यहाँ से उनकी फैमिली को पेमेंट होती रही। और शो ये किया गया कि ये जो लंदन से पैसा आ रहा है मुख्तलिफ लोगों का जो शहबाज शरीफ उनकी फैमिली को मिला, ये शो किया गया कि ये पार्टी फंडिंग आ रही है। तो पार्टी फंडिंग के नाम पर वो सारा पैसा इनके अकाउंट में चला गया। तो उस पर डेविड रोड साहब जो ने कंक्लूड किया कि ये वो पाउंड्स थे जो यहाँ पर उनकी फैमिलियों को दिए गए, वो इनफैक्ट ये सारा प्लंडर्ड पैसा था, डिफेड का पैसा था। लंदन के जो लोग टैक्स देते हैं उनकी टैक्स मनी का पैसा था जो शरीफ फैमिली की जेबों में जाता रहा और उनके बैंक अकाउंट्स में जाता रहा और किस तरह से उस पैसे को वाइट किया जाता जी कि यहाँ पर जो लोग बाहर काम करते हैं यहाँ अपने घरों में पैसे भेजते थे वो इनके अकाउंट्स में आते थे और उसके बदले वो यहाँ रुपयों में पैसे दे देते थे और फिर दिखाते थे कि ये तो व्हाइट मनी बाहर से हमें आ रही है, व्हाइट मनी यहाँ रुपए उनको पहुंच जाते थे, इसलिए वो भी उनको पता ही नहीं लगता था। वो कहते थे हमें बाहर से हमारे घर में पैसे भेजे। ये सारी स्टोरी अगर शहबाज शरीफ साहब इन्होंने कहा जी ये सारा झूठ है, फ्रॉड है, जो सैलाब जो जल्जला आया था 2005 में आया था, हमारी गवर्नमेंट 2008 में आई थी, तो उस पर डेविड रोज ने ये लिखी दी थी स्टेटमेंट कि जनाब जो जल्जले के पैसे आते रहे वो बाद में आते रहे हैं और 2012 तक डिफिड जो है वो जल्जला जदगान की मदद करता रहा है और वही वो पैसा था जो नवीद इकराम साहब जो थे उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के सन इन लॉ को दिया था जो कि मफरूर है और उन पर 50 करोड़ रुपया जो था उसके चार्ज ने 50 करोड़। तो फिर इस तरह तो फिर झूठे साबित हो जाएंगे ना शहबाज शरीफ साहब अगर इन्होंने अब भी मुंतज़िर है। सर शहबाज शरीफ साहब को पता है कि लीगल नोटिस की क्या अहमियत है। असल इशू तो ये है कि आप केस को कोर्ट में लेके जाएं, अब कभी उसको कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे क्योंकि अगर कोर्ट में जाते हैं देखिए डेविड रोज वो एक मिनट डेविड रोज जो जर्नलिस्ट है वो इनको ट्वीट कर रहा है, वो बार बार लिख रहा है, वो इनको यकीन दिलाने वो बता रहा है कि जनाब आप कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे, आप कोर्ट में जाएं, मैं एविडेंस देता हूं। ये भाग रहे हैं, वो नहीं भाग रहा, वो वहां पर खड़ा हुआ है। आज भी उसने ट्वीट किया कि जनाब मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब आप कोर्ट में जाएंगे, कब मैं कोर्ट में एविडेंस लेके जाऊं। ये तो बात होगी शहबाज शरीफ साहब की, लेकिन जब बड़ों को देखते हैं कि बड़े बड़े लोग जो सियासत में इतने बड़े नाम हैं वो जब ये कह रहे हैं तो फिर बहुत से लोग कहते हैं यही तरीका है पैसा बनाने का। तो कहानी में आज कुछ ऐसी ही कहानियां हैं, पंजाब हो सिंध हो, बस करप्शन का पहले मेरे ख्याल शहबाज के चेते एक अफसर जो है पंजाब के जो डीसी भी रहे और बहुत बड़े करीबी अहम उहदों पे रहे, उनके 5-6 प्यारों में उनका शुमार होता है। साबिक हुकूमत में जो अहम उहदों पर रहे हैं नसीम सादिक साहब जो अब मौजूदा सेक्रेटरी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट और पब्लिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। आशियाना हाउसिंग स्कीम में चूँकि उसी हवाले से नैब ने जाना था, फिर सवालनामा बन गया, तलाशी का मामला भी ताख़ीर का हो गया, वो घनौना खेल क्या घेर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वफादारी निभाने के लिए जो PLDC जो है उस कंपनी के हवाले से जो 4 डायरेक्टर वो फैसलाबाद में चूँकि DC भी रहे उधर से लोग ले आए, वो 4 डायरेक्टर राम से 3 ने पहले इस्तीफा दे, चौथा भी भाग के चला गया। बोर्ड के वो खुद ही चेयरमैन बन गए हैं, अपने बंदे डायरेक्टर ला के बोर्ड की उन्होंने रेजोल्यूशन बना ली, रिकॉर्ड आगे पीछे कर दिया, बंदे वहाँ से निकाल दिए, तनख्वाहें उनकी बंद कर दी। अब बोर्ड का जो सेक्रेटरी है वो चेयरमैन बोर्ड नहीं बन सकता, लेकिन उन्हें अपने बंदे ला के मनपसंद फैसलाबाद से उनको डायरेक्टर बनाया, चेयरमैन उनसे खुद बनवा लिया, अपने आप को, और कोरम भी पूरा नहीं था। अब ये मामला हुआ, फिर PLDC का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है नामुकम्मल है, फिर भी नसीम सादिक ने अहम फैसले कैसे कर लिए, ये अब सवाल हैं। आशियाना केस में गवाहों को रासा, मुतलका अफसरान की जबरी सबकदोशी, अब ये नसीम सादिक साहब जो लाखनूनीत के हाथ से गुजर गया है, PTI को हुकूमत को पता भी नहीं, शायद कानों कान खबर भी ना हो। सेक्रेटरी हाउसिंग ने CEO का अजाफी चार्ज सलीम रजा के हवाले किया, जबकि CEO हुकूमत तैनात करती है। नसीम सादिक की बेजा मुदाखलत आशियाना केस के गवाह और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर शफीक इजाज मुस्ताफ़ी हो गए। नसीम सादिक के गैर कानूनी अकामात से तंग पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी के सेक्रेटरी ने भी इस्तीफा दे दिया, 4 डायरेक्टर जो है वो भी चले गए घर। कवानीन के मुताबिक PLDC में बाहर से तैनातियाँ नहीं हो सकती, नसीम सादिक ने यह कानून भी तोड़ डाला। आशियाना करप्शन केस का अहम रिकॉर्ड ज़ाया करने के लिए नसीम सादिक ने 4 अहम ओहदों पर हाउसिंग के लोग तैनात कर दिए। हुकूमत कब जागेगी? आगे सिंध हुकूमत, सिंध हुकूमत का ये जनाब वो काम है, ये जो कल नासिर शाह साहब, शायद वो मासूम इंसान है, उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। 100 एकड़
कराची के अंदर केडीए के ज़मीन जो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि आपने जो आपस में तबादला जो करना होता है, अम्यूनिटी प्लाट्स हैं, 100 अरब की 100 एकड़ जो ज़मीन है, कहाँ पे इसका खेल किया जा रहा है। ये एजेंडे की कॉपी है, इसमें 11 चीज़ें रखी गई हैं और ये कौन इस सिस्टम को चला रहा है। नासिर शाह साहब को, ये 9 रुकनी केडीए का बोर्ड होता है, 4 उसमें मेंबर हैं, एक डीजी, 2 एमपीए और 1 मेंबर, 5 लोग इसमें नहीं है। चेयरमैन जो होता है मुतलका जो मिनिस्टर, फिर उसके बाद मेंबर फाइनेंस, A&L और इस तरह, यानी ये 5 लोग हैं। कोरम भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने काम किया बड़े बड़े बरीक काम क्या किया इसमें। जो बड़े हैं, जो केडीए के डीजी हैं, इसके अंदर अता अब्बास डायरेक्टर लैंड हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं शहजाद बिहारी, उसके बाद रज़ा कायम खानी है जाली आर्डर पे, ज़ुबैर उर्फ डीसी जूनियर क्लर्क जो भर्ती हो जाली आर्डरों पर, और खालिद यूसुफी जो मेन इसका लैंड ग्रैबिंग का बेताज बादशाह है कराची में। वो कल ये जो एजेंडा है, जो एजेंडा ऑफ जीबी गवर्निंग बोर्ड का, ये आप नाज़रीन अगर देख सकें, ये 11 जो तकरीबन 100 एकड़ कराची की कीमती अराजी को चूना लगाने के लिए मनसूबाबंदी कर लेगी। नासिर शाह साहब जो वज़ीर बल्दियात हैं, वो इस इजलास की सदारत करेंगे। अगर उनको नहीं पता तो हम बता रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बरक्स। और ये कहाँ पर ज़मीन है, 100 एकड़ कहाँ से हाथ साफ करने जा रहे हैं। सोसाइटियों में गुलिस्तान जौहर, सरजानी, गुलशन इकबाल, क्लिफ्टन, अब ये वो प्लाट्स हैं उसामा साहब जिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये खेल क्या खेला जा रहा है। ये खालिद यूसुफी और ये सारा इसका मेन जो मरकजी किरदार है, खेल ये खेला जा रहा है। और उसमें रजा जो केडीए और एमडी के सारे, इसमें केडीए के ज़्यादा लोग जो है काम क्या कर रहे हैं कि जो सस्ती ज़मीनें हैं, वही मामला पुराना घर गोरख धंधा, सस्ती औने पोनों कोड़ियों के भाव जो ज़मीनें हैं, उनके बदले में, क्योंकि पहले फीसें भी कम थी, इसके ऑक्शन के हवाले से ये एक पूरा गेम प्लान बनाया गया जिस हवाले से हमने आगाह कर दिया है। उसके बावजूद भी नासिर शाह साहब नैब का सामना करना चाहते हैं, अरबों रुपए का, और सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट फेस करना चाहते हैं। हमारा काम है, हमने वो एजेंडे की कॉपी जो कल उनको शायद नहीं पता, तो वो ये ना कहें कि अब पता चला, हमने अभी उनको बता दिया है। मामला ये है उसामा साहब, बात आप कर रहे हैं पंजाब के अंदर बात हो, आज भी लोग करप्शन किस तरीके से कर रहे हैं, जो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कर रहे हैं। जिस तरह मैंने बताया, ताहिर खुर्शीद साहब जो है वो सेक्रेटरी जो कम्युनिकेशन जो है लगे हुए हैं C&W, उनको किस तरह लाया गया कमिश्नर हाउस के अपने फंड डीजी खान थे, तो बुजदार साहब के घर पे लगा दिए, उसका रिवार्ड ये मिला सेक्रेटरी। वो सबसे कमाओ डिपार्टमेंट में चले गए C&W में। और खल साहब मुझे एक बात बताएं, अभी आप बात कर रहे थे नसीम सादिक साहब की। नसीम सादिक साहब मुझे पता है कि वो वाहद PCS ऑफिसर हैं जिनको DCO लाहौर लगाया गया। शहबाज शरीफ के सबसे रिलायबल, सबसे करीबी, तो आज भी उनके अहम तरीन उनके पास। मेरा सवाल ये है कि उस्मान बुज़दार साहब कर क्या रहे हैं? चुन के ला रहे हैं करप्ट लोगों को, चुन के ऐसे बंदों को ऐसे डिपार्टमेंट में लगा रहे हैं जहाँ पर वो रिकॉर्ड ज़ाया कर रहे हैं, अहम रिकॉर्ड ज़ाया कर रहे हैं, बजाय कि ये नैब की मदद करें, नैब को असिस्ट करें। ये नैब के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, दफ्तर बंद कर रहे हैं, बंदे निकाल रहे हैं और रिकॉर्ड वगैरह आगे पीछे कर रहे हैं। टाइम नहीं है। मेरी इतला के मुताबिक उस्मान बुज़दार साहब सिर्फ 5, अगर और यही वजह है डॉक्टर साहब ब्यूरोक्रेट से मीटिंग करते तो ये 5% करते। यही वजह है, यही वजह उसामा से बढ़िया, यही वजह है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कह दिया है कि अगर कोई मसला बनता है तो उस्मान बुज़दार साहब की अपने एमपीओ को आपने मदद करनी है। वो इनकी मदद कर रहे हैं और वो उनकी बात रहे। हुकूमत का इतनी तनकीद हो रही है तो वो जो लोग शहबाज शरीफ ने लगाए थे शायद उनको लगाने से काम को पंजाब में गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी। कल क्या होगा बाबड़ों साहब? उसामा साहब कल बड़ी एक अहम मीटिंग होगी लाहौर में, और मीटिंग बुलाई है शहबाज शरीफ साहब ने, PMLN के सदर हैं। और एजेंडा ये है कि जनाब हमने जो आज़ादी मार्च है उस पर डिस्कशन करनी है। और PMLN के अंदर जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता कंसेंसस बढ़ता जा रहा है कि मार्च में हिस्सा लेना चाहिए, और नवाज शरीफ प्रवेल कर रहे हैं, मरीम नवाज प्रवेल कर रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब अब फिर पतली गली से निकलना चाह रहे हैं। तो वो उनकी आटो पे जो लगी हुई कमर दर्द है वो एकदम बढ़ेगी, और वो ये कहेंगे कि मेरी कमर में दर्द है, मुझे तकलीफ है। नैब का सवालनामा भी आ रहा है, तैयार हो गया। पॉलिटिकल एक्टिविटीज में बहल हिस्सा नहीं ले सकता। चले खरल साहब 10 सेकंड। बुज़दार साहब भी कल शहरी इजलास बुलाएं और फैसले आलमोस्ट कर चुके हैं। नई कुछ वज़रा से कुछ कलमदान वापस लेके कुछ और वज़रा को एडजस्ट कर दिया जाएगा। कुछ लोगों को नए कलमदान जो डीलें डन हुई हैं उसके मुताबिक दिए जाएंगे। और इमरान खान साहब का नाम बदनाम किया जा रहा है यहाँ पे कि इमरान खान साहब जो बुरा काम होता है वो इमरान खान साहब के नाम खाते डाल दिया है।
पहले एहसन जमील गुज्जर, वैसे मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब और चाइना के दौरे के बाद पंजाब आ रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि इमरान खान की मौजूदगी में ये डिसीजन कल जनाब आखिरी T20 मैच है श्रीलंका के दरमियान, और कल अहमद शहजाद और मकमल नहीं होंगे टीम में, मेरा ये ख्याल है। पक्की बात है सर, बिल्कुल। और अगरचे उन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर किया था डोमेस्टिक सीजन में, लेकिन उसके बावजूद बेचारे कारकर्दगी नहीं दिखा सके, तो वो नहीं होंगे। और उसके अलावा दीगर लोग तो आएंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल का मैच सीरीज़ हारने के बावजूद कल का आखिरी मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत ही जाएगा। अब मेरी इस प्रेडिक्शन की लाज रख लेना, मैं यही कह सकता हूँ अपनी टीम से। तो होप फॉर द बेस्ट। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।